हेलो एवरीवन, उम्मीद है कि तुम लोग बहुत अच्छे होगे। हर शाम 6 बजे हम लोग लाइव स्ट्रीम करते हैं तफरी गेमिंग पर, जहां पर रहता हूं मैं यानी कि बुल्ली, मेरे साथ टमाटर, दीपक, रोहन और हमारे रामा शंकर चाचा। लाइव स्ट्रीम के दौरान हम सारे लोग मिलकर एक ज़बरदस्त फनी कमेंट्री करते हैं। जिस वक्त हम लाइव होते हैं उस वक्त तुम हमसे आसानी से बात कर सकते हो, चाहो तो मुझसे भी बात कर सकते हो, क्योंकि हम लोग हर किसी के सवालों के जवाब देते हैं और हर किसी से बात करते हैं। इसलिए अगर अभी तक तुमने तफरी गेमिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लेना। और ध्यान रहे लाइव स्ट्रीम मिस मत करना, जिससे कि तुम लोग मुझसे आसानी से बातें कर सको। ये कहानी है आयशा की। आयशा एक बहुत अच्छी इंसान थी, साथ ही साथ आयशा एक डॉक्टर थी और उसे अच्छा लगता था लोगों की मदद करना, लोगों का इलाज करना, और वो अपने काम में माहिर थी। अक्सर ऐसा होता था कि आयशा को दूसरे शहरों में जाना होता था, भले ही उसे किसी का इलाज करने जाना हो या फिर उसे किसी तरह की कोई मीटिंग अटेंड करनी हो। वैसे आयशा का घर लखनऊ में था और वो लखनऊ के ही एक हॉस्पिटल में जॉब करती थी। उसे वहाँ ज़्यादा वक्त नहीं देना होता था, वो 2 घंटे के लिए ही वहाँ जाती थी। लेकिन एक बार की बात है, जब हॉस्पिटल में कुछ बदलाव हो रहे थे, उसी वक्त आयशा से कहा गया कि आपको एक गांव में जाना होगा, कुछ वक्त के लिए ही सही। आयशा ने पूछा कि वो गांव है कहाँ पर। दूसरे डॉक्टर्स ने बताया कि वो गांव कानपुर के किनारे पर बसा हुआ है, वहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती, आपको वहाँ पर अच्छा लगेगा। आयशा ने वहाँ जाने से मना नहीं किया। आयशा ने कहा ठीक है, मैं वहाँ चली जाऊँगी, वहाँ मेरी मदद के लिए कौन रहेगा। डॉक्टर्स ने बताया कि वहाँ पर एक ज़ैनब नाम की लड़की है, वो आपकी मदद करेगी। जब वो उस गांव में पहुँच गई थी तब उसने ज़ैनब को फ़ोन किया। आयशा ने कहा कि मैं गांव के पास आ चुकी हूँ, तुम मुझे लेने आ सकती हो। ज़ैनब ने कहा ठीक है, मैं आ जाती हूँ। ज़ैनब थोड़ी ही देर बाद वहाँ पहुँच गई और वो आयशा को लेकर घर तक चली आई। गाड़ी से उतरने के बाद ज़ैनब ने आयशा से कहा, यही हमारा घर है, यहीं आपको भी रहना है, और वैसे थोड़े वक्त से मैं भी यहाँ रह रही हूँ। वैसे आपको कितने दिन के लिए यहाँ भेजा गया है। आयशा ने बताया मुझे तकरीबन 3 महीने रहना है, उसके बाद मैं वापस चली जाऊँगी। ज़ैनब ने कहा ठीक है, वैसे मुझे भी यहाँ तकरीबन 3 या 4 महीने तक रुकना है, तो कल सुबह मैं आपको आपका हॉस्पिटल दिखा दूँगी। वैसे उसी हॉस्पिटल में मैं भी हूँ, तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकती हैं। आयशा ने कहा ठीक है। उसके बाद आयशा अपने एक कमरे में चली गई। आयशा ने अपने कमरे में सारी चीज़ों को ठीक तरह से रख दिया था। उसके बाद आयशा चुपचाप बेड पर लेट गई। देखते ही देखते रात हो गई। ज़ैनब ने दरवाज़ा नॉक किया और कहा, आयशा बाहर आ जाइए, डिनर करना है, साथ में ही करते हैं। आयशा ने कहा ठीक है, आती हूँ। आयशा उठकर गई और उसने दरवाज़ा खोला। वो दोनों साथ में डाइनिंग हॉल में गए। उसके बाद साथ बैठकर खाना खाने लगे। आयशा ने ज़ैनब से पूछा, क्या तुमने शादी नहीं की। ज़ैनब ने कहा नहीं, अभी नहीं। उसके बाद ज़ैनब ने कहा, क्या आपने शादी की। आयशा ने कहा नहीं, अभी तो नहीं, पर हाँ 1-2 साल में कर लूँगी। ज़ैनब ने कहा चलिए, ये तो ठीक है। वैसे मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, ये घर थोड़ा बड़ा है, तो अगर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो आप मुझे फ़ोन कर सकती हैं, या फिर आप मेरे कमरे में आकर मुझे जगा सकती हैं। आयशा ने कहा नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये कहकर दोनों अपने कमरे में चले गए। आयशा अपने कमरे में आने के बाद एक किताब पढ़ रही थी। देखते ही देखते रात के 1 बज गए। आयशा को नींद नहीं आ रही थी। वो सीढ़ियों से छत के ऊपर चली गई और जाकर चुपचाप खड़ी हुई थी। तभी उसे ऐसा लगा जैसे उसके बगल से कोई हवा का झोंका ज़ोर से गुजरा। ऐसा लगा जैसे कोई उसे छू कर गुजरा हो। ये आयशा को थोड़ा अजीब लगा। आयशा ने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। वो चुपचाप खड़ी हुई थी। अचानक उसे ऐसा लगने लगा जैसे पीछे कोई खड़ा है और उसे घूर रहा है। जब आयशा ने पीछे पलट कर देखा तो कोई नहीं था। आयशा को थोड़ा डर लगने लगा। आयशा चुपचाप नीचे आ गई
और अपने कमरे में जाकर सो गई। सुबह उठने के बाद आयशा ने ज़ैनब के साथ नाश्ता किया। उसके बाद दोनों तैयार होकर एक ही गाड़ी से हॉस्पिटल निकल गए। आयशा को बहुत सारे पेशेंट देखने थे। आयशा एक लगातार उन्हें देखती जा रही थी। 2-3 घंटे के बाद ज़ैनब आयशा के पास आई। ज़ैनब ने कहा कि क्या आप फ्री हुई हैं? मुझे लगता है कि मुझे घर जाना चाहिए क्योंकि मैं इस वक्त फ्री हूँ, कोई और पेशेंट नहीं है मेरे पास, मैंने लगभग सबको देख लिया। आयशा ने कहा नहीं, मुझे तो टाइम लग जाएगा, तुम एक काम करो, तुम चली जाओ, मैं बाद में आ जाऊँगी। ज़ैनब ने कहा ठीक है। ये कहकर ज़ैनब वहाँ से वापस घर के लिए निकल गई। आयशा हॉस्पिटल में ही थी। देखते ही देखते शाम हो गई। उसके बाद आयशा को हॉस्पिटल में कुछ काम थे तो आयशा ने सोचा कि उन्हें पूरा कर लूँ। उसके बाद पता ही नहीं चला और रात के 9 बज गए। आयशा को लगा कि अब मुझे घर चलना चाहिए। आयशा वहाँ से पैदल ही घर के लिए निकल गई। आयशा को लगा टहलते हुए पहुँच जाऊँगी, बहुत ज़्यादा दूर तो है नहीं। आयशा चुपचाप आगे बढ़ती जा रही थी। आसपास काफ़ी सन्नाटा था। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे झाड़ियों के पास कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी। आयशा ने जब उस तरफ पलट कर देखा तो उसे एक अजीब सा साया दिखाई दिया। उसे उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, बस चमकती हुई आंखें दिखाई दे रही थी। ये देखकर आयशा घबरा गई थी और जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगी। थोड़ी देर बाद आयशा घर पहुंच गई। उसके बाद आयशा चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उसने ज़ैनब से कुछ नहीं कहा। आयशा अपने कमरे में चुपचाप लेटी हुई थी और उसे ये महसूस हो रहा था कि जिस चीज़ को मैंने कल महसूस किया था वही चीज़ मुझे दिखाई दी थी। इसका क्या मतलब हो सकता है? आयशा ये सोचते सोचते न जाने कब सो गई और अगले दिन फिर ऐसा ही हुआ। आयशा का काम ज़्यादा था इसलिए आयशा देर तक हॉस्पिटल में रुक गई। ज़ैनब पहले ही जा चुकी थी। रात के वक्त आयशा फिर से हिम्मत करके पैदल ही घर के लिए जाने लगी। कुछ दूर जाने के बाद उसे फिर से झाड़ियों में से आवाज़ें सुनाई देने लगी। जब उसने पलट कर देखा तो उसे वही चमकती हुई आंखें दिखाई दे रही थी। आयशा ने इस बार हिम्मत की। वो थोड़ा आगे बढ़ी और वो चीज़ अचानक गायब हो गई। आयशा ने जब इधर उधर देखा तो उसे पता चला कि वो एक कब्रिस्तान में खड़ी थी। उसने नीचे देखा, वो एक कब्र के पास थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब आखिर हो क्या रहा है। अचानक उसका पैर उस कब्र में धंस गया और जैसे ही वो अपना पैर छुड़ाने लगी उसने देखा कि नीचे कुछ चीज़ें थी। उसने बैठकर उन चीज़ों को बाहर निकाला। वहाँ से आयशा को एक कैमरा मिला। आयशा को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। आयशा ने उस कैमरे को अपने बैग में डाल लिया और वापस घर के लिए चली गई। पहुँचने के बाद उसने ज़ैनब को कुछ नहीं बताया। वो अपने कमरे में गई और एक जगह पर उस कैमरे को ले जाकर रख दिया। अगले दिन सुबह आयशा ने अपने एक दोस्त को फ़ोन करके ये सब कुछ बताया। आयशा के दोस्त ने कहा कि तुम उस कैमरे को पुलिस के पास लेकर जाओ, वहाँ से ही तुम्हें इन सारी बातों का पता चल पाएगा। आयशा उस दिन हॉस्पिटल नहीं गई, वो सीधा पुलिस स्टेशन चली गई और उसने वो कैमरा पुलिस वालों को दे दिया और कहा कि प्लीज़ उस कब्र के बारे में पता लगाइएगा। 2 दिन गुजर गए। आयशा को अभी तक कुछ भी पता नहीं चला था। तीसरे दिन आयशा हॉस्पिटल से जल्दी आ गई थी और अपने कमरे में ही बैठी हुई थी। अचानक उसे एक फ़ोन आया। जब आयशा ने फ़ोन उठाया तो वो पुलिस वाला था। उसने बताया कि आप उस घर को जल्द से जल्द छोड़ दीजिए और फ़ौरन हमसे आकर मिलिए। आयशा फ़ौरन उठी और पुलिस स्टेशन गई। वहाँ जाने पर आयशा को पता चला कि ज़ैनब ने एक लड़के को जान से मारा था। इस बात की रिकॉर्डिंग उस कैमरे में थी और उसी लड़के को उसने उस कब्र में दफन कर दिया था। ये सब कुछ जानकर आयशा ने उस घर में दोबारा जाने की कोशिश नहीं की, न ही उसने अपना सामान इकट्ठा किया। वो उसी रात वहाँ से निकल गई और वापस लखनऊ चली गई। बाद में ज़ैनब को पुलिस वालों ने अरेस्ट किया और पता चला कि वो ज़ैनब का बॉयफ्रेंड था। शायद वो ज़ैनब से किसी चीज़ के बारे में झगड़ा कर रहा था और इसी झगड़े की वजह से दोनों में हाथापाई हुई और ज़ैनब ने उसे जान से मार दिया। हाय एवरीवन, उम्मीद है कि तुम लोग बहुत अच्छे होगे। तफरी गेमिंग पर टमाटर के कमाल के फ़नी वीडियोस देखने के लिए तफरी गेमिंग को सब्सक्राइब ज़रूर करना, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लेना।
बात करते हैं इस वीडियो की, तो उम्मीद है कि तुम्हें ये पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लेना। तो अब मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।